नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और सिटी लाइट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको इस बुलेटिन में खबर बताएंगे। इधर भिलाई में एक बार फिर चाइनीज मांझे से युवक का गला कटने की घटना सामने आई, लेकिन गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। निजी अस्पताल में 2 दिन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हाउसिंग बोर्ड निवासी युवक रामेश्वर आज खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर को दोपहर करीब 12 बजे रामेश्वर बाइक पर अपनी पत्नी के साथ सेक्टर 7 से अपने घर आ रहा था और इसी दौरान सुपेला लक्ष्मी मार्केट के पास यह हादसा हुआ। आ रहा था मैं सुपेला क्रॉसिंग लक्ष्मी मार्केट के पास आया ना, तो पतंग की डोर होती है ना, पतंग कटने के बाद जो डोर आती है वो उड़ के क्या आया बाइक के सामने। बाइक चला के आ रहा था मैं, तो गर्दन में आ गया वो। गर्दन में तो क्या हुआ, गर्दन पे आ गया ना, तो बच्चे लोग रहते हैं, डोर खींच दिया ना, गर्दन कट गई यहाँ पे। और मेरे द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को, विशेष रूप से स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश किया गया है कि वो आकस्मिक रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों में जांच करेंगे और यदि प्रतिबंधित कोई सामग्री चाइनीज मांझा इत्यादि बिकना पाया जाता है तो ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इधर भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता ही जा रहा है। लोकायुक्त और आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब ईडी की टीम ने शुक्रवार सुबह अरेरा कॉलोनी के दफ्तर और साई बोर्ड के घर पर दबिश दी। 6 गाड़ियों में आई ईडी की टीम ने घर के नजदीक बन रहे दूसरे घर में भी दबिश दी है। ईडी की टीम अपने साथ मेटल डिटेक्टर भी लेकर पहुंची और घर दफ्तर की बारीकी से तलाश ली। इसके अलावा ईडी ने सौरभ के सहयोगी शरद जायसवाल के रेलवे कॉलोनी स्थित ठिकानों पर भी दबिश दी है। इतना ही नहीं, भोपाल के साथ ही टीम ने जबलपुर, ग्वालियर में भी कार्रवाई की है। बता दें कि 19 दिसंबर को सौरभ के घर में लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा, जिसमें लोकायुक्त की टीम को 3 करोड़ कैश, 2.5 क्विंटल चांदी, 60 लाख कीमत के हीरे, जेवरात और करोड़ों का लेन देन मिला था। इसके बाद सौरभ के सहयोगी चेतन गौर की कार से आयकर विभाग ने मिंडोरी की जंगल से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश पकड़ा। फिलहाल सौरभ अपनी पत्नी के साथ फरार है, उसे लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के एक और ठिकाने की जानकारी सामने आई है। देखा जा सकता है कि ईडी ने इस ठिकाने पर भी दबिश दी है। ये वो ठिकाना है जो सौरभ शर्मा के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। ये निर्माणाधीन मकान है। बताया जा रहा है कि ये बंगला भी सौरभ ने करोड़ों रुपए में खरीदा था और उसके बाद यहाँ पर काम चल रहा था। इस घर में भी ईडी की टीम पहुंची है। देखा जा सकता है कि यहाँ पे महिला जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। हालांकि ये घर निर्माणाधीन था और इसमें ईडी ने दबिश दी है। तो बताया ये जा रहा है कि अंदर मेटल डिटेक्टर से दीवारें और ज़मीन की जो है सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि सौरभ के दफ्तर से करीबन 2.5 क्विंटल चांदी ज़मीन में गड़ी हुई मिली थी और इसी आशंका के तहत ईडी तमाम वो हाईटेक उपकरण लेकर मैदान में उतरी है। सौरभ के ठिकानों पर दबिश दी है कि कहीं दीवारों में और जो ज़मीन है उसमें क्या कुछ और निकल सकता है। अंदर लगातार सुबह 5 बजे से यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही देखा जा सकता है। निर्माणाधीन मकान है, लगातार काम चल रहा है और अभी फिलहाल अंदर ईडी की टीम मौजूद है। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। ग्वालियर में पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के घर ईडी ने दबिश दी। ईडी की रेड करीब 14 घंटे तक चली। सुबह 5 बजे ईडी की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ विनयनगर स्थित उनके निवास पर पहुंची। ईडी की टीम ने सौरभ के आवास से कुछ दस्तावेज और महत्वपूर्ण चीज भी बरामद की है और 3 बैगों में भरकर टीम रवाना हो गई। खास बात यह रही कि ईडी की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो उनके साथ नकाबपोश एक युवक और एक युवती भी थे। बताया जा रहा है कि ईडी के साथ मौजूद ये युवक चेतन गौर है, जिससे पूछताछ के बाद ग्वालियर में ईडी की टीम ने सौरभ के आवास पर छापामार कार्रवाई की है। सौरभ शर्मा केस में एक बड़ी कार्रवाई आईटी की ग्वालियर में देखने को मिल रही है। सौरभ शर्मा के घर पर रेड की गई है। ये विनयनगर सेक्टर नंबर 2 में घर है। ये जो घर के आपको हम पिछले हिस्से से आपको ये तस्वीरें अंदर की दिखा रहे हैं। उसके साथ ही जो रेड करने की जो टीम है, यानी कि आईटी की जो टीम है, सुबह 5:30 बजे विनयनगर में पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई फिलहाल जारी है। क्या क्या मिला है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई सुबह से चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ मिला होगा। और लोकल पुलिस का यहाँ पर सहारा नहीं लिया गया है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं और आईटी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। आपको सीआरपीएफ के जो जवान है वो अंदर तैनात है, किसी को भी घर से अंदर बाहर नहीं जाने दे रहे। लेकिन आपको बता दें, हमने जिस दिन रेड हुई थी उस दिन भी घर पे आए थे, कोई नहीं था, सिर्फ उनके नौकरों के हवाले ये घर था।
यानी कि परिवार के लोगों को पहले से मालूम था और उसके बाद से घर को खाली करके चले गए। लगातार जिस तरह से उसके शपथ पत्र से लेकर हर किसी काम में परिवार के लोगों ने झूठ बोलने का काम किया था। खुद मां ने एफिडेविट जो दिया था उसमें कहा था कि उनका जो बड़ा बेटा है वो शासकीय सर्विस में नहीं है बल्कि रायपुर में अपने परिवार के साथ में रहता है। लेकिन जब खुलासा हुआ उसमें साफ जाहिर हुआ कि अनुकंपा नियुक्ति में भी बड़े स्तर पर धांधली की गई। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 गाड़ियों के साथ में यहाँ पर आईटी की जो रेट है वो की गई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। इंतजार कुछ वक्त करना पड़ेगा जब उसके बाद खुलासा होगा कि आईटी की टीम को क्या क्या मिला है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ सौरभ शर्मा और चेतन गौर के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं शिकायत सौरभ शर्मा की नियुक्ति के मामले में ग्वालियर जिले के एसपी और लोकायुक्त एसपी से की गई है, जिसमें कहा गया है कि सौरभ ने अपनी अनुकंपा नियुक्ति में शपथ पत्र से लेकर जो भी जानकारियां नौकरी हासिल करने के लिए दी थी वे सभी झूठी हैं। इसलिए ग्वालियर जिले के तत्कालीन कलेक्टर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एसपी धर्मवीर सिंह तो ये शिकायत सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने की है, तो वहीं दूसरी शिकायत लोकायुक्त एसपी को आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने की है। इस मामले में एसपी ग्वालियर को कल पत्र भेजा था और मेरा निवेदन ये है कि इसमें मैंने ये मांग की है कि इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और आरटीओ विभाग से समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया जाए, रिकॉर्ड तलब किया जाए। इस पर दोषी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वे तत्कालीन कलेक्टर रहे हो चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे हो उस समय, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। उसकी फर्जी नियुक्ति के संबंध में ग्वालियर लोकायुक्त एसपी को आवेदन पत्र दिया गया है कि इसमें जो सौरभ शर्मा है, सौरभ शर्मा के द्वारा अपनी माँ का फर्जी शपथ पत्र लगाकर नियुक्ति प्राप्त की गई है। अभी हमने ग्वालियर एसपी जो लोकायुक्त हैं उनको शिकायत की है और इस मामले में सौरभ शर्मा और जो उसकी मां और ग्वालियर कलेक्टर, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एवं अन्य दोषियों के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए आवेदन दिया। इधर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन और कमिश्नर निशांत वरवड़े के खिलाफ 5-5 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों को 22 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश किया गया है। कमिश्नर के खिलाफ एक महिला स्पोर्ट्स ऑफिसर के मामले में भी वारंट जारी हुआ है। आयोग ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य इंजीनियर के खिलाफ भी वारंट जारी किया। दरअसल मोतीलाल विज्ञान कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर कैलाश त्यागी ने आयोग में अर्जित अवकाश की राशि रोकने की शिकायत की थी। उन्होंने प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने और ब्याज सहित राशि दिलाने की मांग की थी। इसके बाद आयोग ने अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन और कमिश्नर निशांत वरवड़े से मामले की रिपोर्ट मांगी, लेकिन कई बार रिमाइंडर के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी गई। वहीं महिला स्पोर्ट्स ऑफिसर के मामले में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर आयोग ने कमिश्नर के खिलाफ 5,000 रुपए का दूसरा जमानती वारंट जारी किया। सेना की जमीन से अवैध रूप से 50 लाख घन मीटर मुरुम निकालने के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय और कॉलोनी संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में सरकार को 25 करोड़ की रॉयल्टी का नुकसान हुआ है। दरअसल बिलासपुर रायपुर रोड पर परसदा इलाके में बन रही एक बड़ी कॉलोनी में चकरभाटा एयरपोर्ट के पास स्थित सेना की जमीन से निकाली जा रही मुरुम का उपयोग किया जा रहा है। सेना के अधिकारियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी चौंकाने वाली है। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन मिलकर इस अवैध खनन पर रोक लगा पाएंगे या फिर यह मानहानि यूं ही चलेगी। छत्तीसगढ़ में 2,500 से ज्यादा बीएड शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। कोर्ट के आदेश के बाद सभी शिक्षक अपात्र हो गए हैं और उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
ये किसी की मौत पर हो रहा मुंडन नहीं, बल्कि ये सभी बस्तर और सरगुजा के शिक्षक हैं, जिन पर नक्सल जैसे संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट के आदेश और सरकार की बेरुखी से ये सभी इतने हताश हैं कि सामूहिक तौर पर मुंडन कराने का फैसला कर लिया है। इसके पहले ये शिक्षक रायपुर की सड़कों पर भीख मांगकर अपना विरोध दर्शा चुके हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश से इन 2500 से ज्यादा बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। कोर्ट ने इन शिक्षकों की योग्यता को अमान्य करार दिया है। हाईकोर्ट से निराश शिक्षक सरकार से समायोजन की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का आश्वासन नहीं मिला, तो सभी ने सामूहिक मुंडन कराकर इस पर अपना विरोध दर्शाया। वहीं इस पर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी भी जमकर हुई। 1 साल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने और लगातार सरकारी भर्तियों में लगातार भ्रष्टाचार की बू आ रही। जिस प्रकार से राजनांदगांव में पुलिस आरक्षक भर्ती में एक युवक ने हाथ की हथेली में भ्रष्टाचार के बारे में लिखकर आत्महत्या की, उसी प्रकार से बीएड की परीक्षाओं में जो हमारे प्रदेश के नौजवान साथी भाई बहन हैं, मुंडन होकर सरकार के खिलाफ में एक संदेश दे रहे हैं। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपना रखी है। कहीं पर भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ दिखाई देगा, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। जहां तक बीएड के साथियों का सवाल है, पुरानी कांग्रेस की सरकार ने कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से अभी भी हमारे प्रदेश के युवा प्रभावित हैं। सभी लोगों की मांग के प्रति सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। बीएड सहायक शिक्षकों पर सियासत गरमाई है, लेकिन यहाँ सवाल शिक्षकों के भविष्य के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता का भी है। देखना होगा कि सरकार इस विषय को किस तरह डील करती है। सुप्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अपने 5 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरएसएस प्रमुख का पदाधिकारियों ने स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से वे सीधे पंडरी स्थित जागृति मंडल के लिए रवाना हो गए। भागवत जागृति मंडल में ही विश्राम करेंगे। शनिवार सुबह वे टिकरापारा क्षेत्र में शाखा में शामिल होंगे और बोरिया कला में टोली की बैठक लेंगे। 5 दिनों के दौरे में मोहन भागवत आरएसएस की स्थापना के शताब्दी वर्ष की तैयारी और संगठन की मजबूती को लेकर बैठक लेंगे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख पदाधिकारी के घर जाकर भोजन भी करेंगे। तो रायपुर पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने 5 दिवसीय दौरे पर वो रायपुर पहुंचे हैं। पंडरी स्थित जागृति मंडल में आज वो विश्राम करेंगे और आरएसएस सदस्यों के घर वो भोजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की तारीख में फिर से बदलाव हुआ। जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और 5 पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई अब 8 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी। इससे पहले ये आरक्षण की कार्रवाई 28 से 30 दिसंबर तक पूरी की जानी थी। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण की तारीख को भी 7 जनवरी कर दिया है। नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव में लगातार हो रही देरी की वजह से अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार जल्द चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव को हम जल्द करा लेंगे, हम यही बात तो सुन रहे हैं, लेकिन कब कराएंगे ये तिथि वो उनके द्वारा आज तक के घोषित नहीं की गई। और कोई पहली बार चुनाव हो रहा है क्या? पहली बार कोई नगर निगम नगर पालिका चुनाव? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन नीयत साफ ना हो तो स्वाभाविक तौर पर ये इस प्रकार के सवाल उठते हैं। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी में बैठक हुई। इस बैठक में निकाय चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र संवन्नी और पंचायत चुनाव के प्रभारी सौरभ सिंह भी मौजूद रहे। दोनों ने चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा और इसके अलावा
योजनाओं के लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने और 1 साल में हुए कामों का प्रचार करने पर जोर दिया। सभी विषयों पर हमारे संगठन का पर्व जो संपन्न हो रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम तो मंडल अध्यक्षों के जो चुनाव हैं उसकी प्रक्रिया संपन्न हो गई है आने वाले दिनों में, और त्रिस्तरीय पंचायत नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से प्रभारी के रूप में हमारे भूपेंद्र सवन्नी जी हैं नगरीय निकाय के, और त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में सौरभ सिंह जी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से शोक की लहर है। उन्हें जानने वाले और उनके परिचित उनके निधन से स्तब्ध हैं। भोपाल में भी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दुख व्यक्त किया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के जाने से एक बड़ा नुकसान हुआ है, दिल आहत है, इसलिए मैं 29 दिसंबर को अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। साथ ही साथ अपने समर्थकों से अपील करता हूं कि वे मेरा जन्मदिन ना मनाएं। 29 दिसंबर को बधाई देने भोपाल भी ना आए। ठीक है, यही बोलना था ना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया है। पूरे देश में शोक का माहौल है। 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है और मैंने ये निश्चित किया है कि मैं इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। रायपुर के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली एमएससी की स्टूडेंट हेमलता वर्मा पिछले 20 दिनों से लापता है। इसके विरोध में शुक्रवार को डोंगरगढ़ से कांग्रेस की विधायक हर्षिता बघेल ग्रामीणों और परिजनों के साथ सरस्वती नगर थाने पहुंची। परिजनों ने कहा कि पुलिस हॉस्टल की अधीक्षिका के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है। लोगों ने बताया कि हेमलता का मोबाइल हॉस्टल के कमरे में रखा है। अटेंडेंस बुक में भी रोजाना के रिकॉर्ड भी नहीं है और वहीं हॉस्टल का सीसीटीवी भी खराब है। विधायक हर्षिता बघेल ने भी थाना प्रभारी पर एफआईआर नहीं लिखने का आरोप लगाया। इधर मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय ने एक समिति का गठन किया है। सीएसपी अमन झा ने कहा कि गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है कि आपके हॉस्टल की कोई लड़की अगर जा रही उसके बारे में आपको जानकारी नहीं। दूसरी बात, आप रजिस्टर मेंटेन नहीं है। तीसरी बात यह है कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद हैं और एक दिन भी नहीं, कम से कम 10 दिन से सीसीटीवी कैमरे बंद है। उसके बाद भी आप एक सवाल का एक जवाब नहीं, अलग अलग जवाब दे रहे हो। आप कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे हो। मांग है कि एफआईआर वो छात्रावास के अधीक्षक और पूरा मैडम मन है 3 जन स्टाफ ओकर ऊपर होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए जल्द से जल्द। वो कहाँ है और बेटी है ये मोला पता चलना चाहिए। रिपोर्ट आई उस दिन हमने उनका गुम इंसान दर्ज किया है। उसके आधार पर हम लोग जो उनके टेक्निकल डिटेल्स हैं उसके और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, ऑफिस बेरर्स हैं और जो हॉस्टल्स में रहने वाले और स्टूडेंट हैं, उन लोगों से पूछताछ करके उनको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की उपस्थिति में भाजपा संगठन चुनाव की समीक्षा की गई। इसमें प्रदेश के सभी जिले के अध्यक्षों के 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया। इन नामों पर दिल्ली की बैठक में चर्चा होगी और इसके बाद 29 या 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी का संगठन चुनाव चल रहा है और इसके तहत पिछले दिनों प्रदेश के 467 मंडलों में चुनाव हुए हैं, जिसमें 20 से अधिक मंडलों में विवाद और विरोध की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें से 3 मंडलों के निर्वाचन को रद्द किया गया है। इधर रायपुर शहर अध्यक्ष के लिए पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के भतीजे ओमकार बैस, वरिष्ठ पार्षद सूर्यकांत राठौर, जिला महामंत्री रमेश ठाकुर और जिला पदाधिकारी सत्यम दुआ का नाम प्रमुखता से सामने आया। इसी तरह रायपुर ग्रामीण से वर्तमान अध्यक्ष श्याम नारंग, अनिल अग्रवाल, अशोक सिन्हा और पूर्व विधायक संजय डीली के नाम की चर्चा है। इसके अलावा विवादित मंडलों सहित करीब 50 मंडलों के चुनाव फिलहाल स्थगित किए गए हैं। ये सभी 36 जिलों की समीक्षा करके जो इसमें नाम छन कर आएंगे, 3 का पैनल बनाकर दिल्ली ने इसकी जांच के लिए सूची बुलवाई है। तो सूची तय होकर आ जाएगा कि इसमें आपको करना है। तो 29 और 30 के मध्य में पूरे ज़िले के एक साथ चुनाव कराने की स्थिति बन चुकी है। हर जिलों में एक बहुत प्रकार के कार्यकर्ता हैं, अच्छी संख्या में सबके नाम आए हैं।
जातिगत समीकरण के आधार पर, कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर, पूर्व पदाधिकारियों के आधार पर और जिले की आवश्यकता के आधार पर इसका चयन किया जाएगा और दिल्ली की सहमति के बाद में हम आने वाले 2-3 दिन में इसकी घोषणा कर पाएंगे। और हर साल की तरह इस साल भी नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। लोगों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। ऐसे में राजधानी रायपुर की पुलिस ने कमर कस ली है। सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए, गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और ओवर स्पीडिंग और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में न्यू ईयर पार्टी संचालित करने के लिए पुलिस को जानकारी देनी होगी और संबंधित थाने की परमिशन के बाद ही पार्टी का आयोजन किया जा सकेगा। कितने लोग पार्टी में शामिल होंगे इसकी जानकारी भी देनी होगी। कार्यक्रम स्थल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य है। तो रायपुर में नए साल के स्वागत की तैयारियां पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रही है। ठंडी हवाओं और सर्द मौसम के बीच लोग अपनी छुट्टियों को खास बनाने के लिए शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। नंदनवन, जंगल सफारी, ऊर्जा पार्क और पुरखौती मुक्तांगन इस मौसम में राजधानी वासियों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों से आए पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नंदनवन और जंगल सफारी में प्रकृति प्रेमियों की भीड़ देखते ही बनती है। जंगल सफारी में जंगली जानवरों की झलक, शांत वातावरण और प्राकृतिक खूबसूरती का अनोखा संगम लोगों को एक नई ऊर्जा और ताजगी का एहसास करा रहा है। इधर ऊर्जा पार्क में विज्ञान आधारित खेल, झूले और मनोरंजन की गतिविधियां हर व्यक्ति को खुश कर रही है। पुरखौती मुक्तांगन में छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। मुक्तांगन का एक दौरा कर लेंगे, घूम लेंगे, बड़े आसानी के साथ शिला पट्टिकाओं पर लिखी हुई उस संस्कृति को उस महसूस नहीं होगा कि आपने छत्तीसगढ़ पूरा ना घूमा हो। एक और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य जैसा मुक्तांगन को देखने के बाद पता चलता है बचा है जहां हमारी मूल संस्कृति आज भी जीवित है। बहुत अच्छे से मनाएंगे, अच्छा लग रहा है यहाँ आए तो। नेट में सर्च करके पता चला कि यहाँ एक उनका कल्चर का है, इसलिए आए हैं। तो घूमे पूरा कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ब्यूटीफुल प्लेस है ये। इसका वेदर भी रायपुर का ठीक है, ज़्यादा ठंड के दिन में भी ठंड नहीं है और घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के कल्चर के बारे में देखा, अच्छा लगा। कहाँ से आई है? और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की मौसम की, जहां इस बार दिसंबर की शुरुआत में ही पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। दिसंबर के शुरुआती दौर में ठंड ने राजधानी समेत प्रदेश भर के लोगों को कपकपा दिया है, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में मौसम का मिजाज कुछ बदला है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ठंड की पहली बारिश हुई, बादल छाए रहे और साथ ही 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कोहरे के चलते राजधानी में विजिबिलिटी 500 से 700 मीटर दर्ज की गई है और आज और कल के लिए प्रदेश के कुछ हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। राजधानी में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी देखा गया तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, वो ऑलरेडी मतलब राजस्थान, दिल्ली वो रीजन में उसका इम्पैक्ट शुरू हो गया है, तो वो ईस्ट की तरफ मूव हो रही है। तो जैसे वो ईस्ट की तरफ मूव हो जाएगा, हमारे रीजन में भी आज और कल वेदर का चांसेस है, तो हमने उसके लिए ऑरेंज और येलो वार्निंग इशू किया है। और इसी के साथ सैटेलाइट में इतना ही, लेकिन खबरों का अपडेट जारी रहेगा।